नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में विपक्षी दलों से कहीं ज्यादा उनके सहयोगी दल अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पुराने सहयोगी बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ क्या किया, ये सब जानते हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, ये सब जानते हैं। पंजाब में अकाली दल के साथ क्या किया, ये सब ने देखा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ क्या किया, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया, हरियाणा में चौटाला की पार्टी के साथ क्या किया, ये सब जानते हैं। और ताजा ताजा उदाहरण इसमें जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि आज की तारीख में ये कहा जाता है कि उनके 12 सांसद ही अपने सांसद नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार की दुर्गति से सबक लेते हुए, या यूं कहूं कि नीतीश कुमार की दुर्गति से घबराए हुए तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी सरकार को बचाने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मोहरे को निपटाने की योजना तैयार कर ली है और इसके बाद फिर वो आखिरी वार करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार पर जो टिकी हुई है उन्हीं की पार्टी के 16 सांसदों के बल पर। आखिर चंद्रबाबू नायडू क्यों परेशान हो गए हैं? आखिर चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को बचाने की चिंता क्यों सताने लगी है? नीतीश कुमार के हश्र से सबक लेने वाले चंद्रबाबू नायडू आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कौन से मोहरे को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं? वो मोहरा कौन है? वो मोहरा किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रहा है? और चंद्रबाबू नायडू ने उस मोहरे को निपटाने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेता को निपटाने के लिए क्या प्लानिंग कर ली है? आंध्र प्रदेश में कौन सा राजनीतिक घमासान मच गया है? ये तमाम खबरें मैं एक एक करके बताऊंगा, तमाम तथ्य मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। शुरुआत मैं कुछ तस्वीरों के साथ करता हूं। इन तस्वीरों को देखिए आप। इन तस्वीरों में प्रयागराज में जो कुंभ में पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, वो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो कि उनकी सरकार में आईटी मंत्री है, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, नारा लोकेश अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ कुंभ में, महाकुंभ में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वो तस्वीर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। प्रयागराज में कुंभ में, महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद चंद्रबाबू नायडू के बेटे, जिन्हें चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का उत्तराधिकारी माना जाता है, वो वाराणसी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर में परिवार के साथ जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। वाराणसी में काल भैरव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों का आंध्र प्रदेश की राजनीति से क्या लेना देना, इन तस्वीरों का देश की राजनीति से क्या लेना, इन तस्वीरों का एनडीए गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या लेना देना है? लेना देना है दोस्तों। यह राजनीति का नया दौर है, हिंदूवादी राजनीति का नया दौर है और तमाम नेताओं में यह होड़ लगी हुई है कि कौन किससे बड़ा हिंदूवादी नेता है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने में, और चंद्रबाबू नायडू की सरकार में भी एक व्यक्ति ऐसे हैं, जनसेना पार्टी के मुखिया, जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उप मुख्यमंत्री है। वो अपने आप को लगातार आंध्र प्रदेश में एक हिंदूवादी नेता के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि वो ये चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का उत्तराधिकारी उनके बेटे नारा लोकेश नहीं बने, बल्कि वो खुद बने, यानी पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री की अगली विरासत, अगली दावेदारी पर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक
हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित होने का गुरु मंत्र दिया है, ये टिप्स दिया है। चंद्रबाबू नायडू ये समझ चुके हैं कि पवन कल्याण जो भी कर रहे हैं या पवन कल्याण आने वाले दिनों में जो भी करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अहम हिस्सा होगा। पवन कल्याण नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू के लिए किस तरह से बड़ा खतरा बन गए हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद भवन परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में, जो पुराना संसद भवन है जिसको संविधान सदन का नाम दे दिया गया है, उसके सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों के प्रमुख के तौर पर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखी, एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी, जनसेना पार्टी के मुखिया के तौर पर पवन कल्याण ने भी अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए, तमाम एनडीए के साथी दलों का धन्यवाद किया, एनडीए के सांसदों का धन्यवाद किया उन्होंने नेता चुनने के लिए। और बोलते बोलते उन्होंने पवन कल्याण के बारे में ऐसी लाइन बोल दी जिसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। आपको सुनवाता हूं क्या बोला था नरेंद्र मोदी ने उस दिन पवन कल्याण के बारे में। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं आंधी है। सुना आपने, ये पवन नहीं आंधी है। और उसी दिन से चंद्रबाबू नायडू के दिलो दिमाग में कुछ खटकने लगा था, लेकिन उनको यह नहीं लगा था कि इतनी जल्दी उसका नतीजा आना शुरू हो जाएगा। पवन कल्याण उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है, 2 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी से चुने गए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आंध्र प्रदेश में मंदिरों के मसले पर, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के मसले पर पवन कल्याण ने बढ़ चढ़कर बोलना जारी रखा, अपनी यात्राओं को जारी रखा, इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलते हुए पवन कल्याण अपने आप को आंध्र प्रदेश में एक हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित करने के कोशिश में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये सूट करता है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जब तक मजबूत रहेगी, बैसाखी के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश में चलना होगा। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का दौर, शिवसेना से अलग हटकर भाजपा सोच भी नहीं सकती थी, अब वहां भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है। बिहार की राजनीति का दौर याद कीजिए, नीतीश कुमार को बार बार इसलिए परेशान किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री वहां बना सके। चंद्रबाबू नायडू इसको समझ गए हैं कि आज भले ही भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में कमजोर हो, लेकिन उनका लक्ष्य आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को, यानी उनकी पार्टी को कमजोर करके अपना मुख्यमंत्री बनाना है। और इसके लिए पवन कल्याण को एक तरह से अब चंद्रबाबू नायडू को यह लगने लगा है कि प्लांट किया गया है आंध्र प्रदेश की राजनीति में, और अब काउंटर अटैक चंद्रबाबू नायडू ने करना शुरू कर दिया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको उनके बेटे की दिखा रहा था, गंगा स्नान की, कुंभ स्नान की, संगम में डुबकी की, काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, इन तमाम तस्वीरों का लब्बो लुआब यही निकलकर सामने आता है कि अब आंध्र प्रदेश में कौन सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता है, इसको लेकर एक रेस शुरू हो चुकी है। एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश है, तो दूसरी तरफ जनसेना पार्टी के मुखिया आंध्र प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण है, जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। और इस तरह से उनकी छवि को नीचा साबित करने के लिए परसेप्शन की इस लड़ाई में आंध्र प्रदेश में राजनीति के माहिर माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले एक अलग तरह का दांव खेल दिया था, एक बड़ा दांव खेल दिया था। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने इस देश की राजनीति में एक अनोखा प्रयोग करते हुए अपने ही मंत्रियों की रैंकिंग को निकाल के सामने रख दिया, प्रदेश की, देश की जनता के सामने रख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस रैंकिंग में उन्होंने अपने आप को भी शामिल किया, और यह दिखाने के लिए कि रैंकिंग कितनी निष्पक्ष की गई है, अपने आप को, यानी शानदार काम करने वाले मंत्रियों की लिस्ट में, उस रैंकिंग में उन्होंने अपने आप को 6ठे नंबर पर रख दिया। अपने बेटे जो उनकी सरकार में मंत्री है नारा लोकेश, उनको 8वें नंबर पर रख दिया। और जनसेना पार्टी के मुखिया जो हिंदूवादी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन पवन कल्याण साहब को 10वें नंबर पर रख दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है।
कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मोहरा मानकर चल रहे हैं प्रदेश की राजनीति में। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिरी लड़ाई लड़ने से पहले चंद्रबाबू नायडू उनके मोहरे यानी पवन कल्याण को निपटाने में लग गए हैं। ये जो रैंकिंग जारी की गई है, जिस रैंकिंग में उन्होंने पवन कल्याण को अपने बेटे से भी नीचे रखा है, इस रैंकिंग का एक ही मतलब निकल रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो ये साबित करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश की जनता के सामने कि स्टारडम की छवि के बावजूद पवन कल्याण सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। मंत्री के रूप में जब वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते तो भविष्य में मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन कल्याण 10वें नंबर पर न केवल उनसे नीचे हैं बल्कि उनके बेटे से भी नीचे हैं, और यहां तक कि उनकी सरकार में जो मंत्री शामिल हैं उन मंत्रियों से भी वो काफी नीचे हैं। और इस रैंकिंग के बाद ये बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में पवन कल्याण एक तरह से चंद्रबाबू नायडू से नाराज हो गए हैं। पवन कल्याण भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको निपटाने का खेल शुरू हो गया है। परचप्चन की लड़ाई में यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो उतने शानदार मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य में साबित नहीं हो सकते जितनी बड़ी उनकी राजनीतिक छवि को बनाने की कोशिश की जा रही है, या जितनी बड़ी उनकी राजनीतिक छवि को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। यह खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। एबीपी न्यूज की यह खबर आपके स्क्रीन पर, हेडलाइन देखिए, आंध्र प्रदेश में बेहतर काम करने की लिस्ट में 6वें नंबर पर है सीएम चंद्रबाबू नायडू, जाने किसने किया टॉप। और नीचे पूरी खबर दे रखी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की रैंकिंग जारी की है। अब तक इस तरह के जो सर्वे होते थे वो सर्वे एजेंसी करवाया करते थे, मीडिया हाउसेस करवाया करते थे। यहां सीएम ने खुद अपने मंत्रियों की रैंकिंग जारी की है और उन्होंने यह रैंक फाइल के निपटाने के आधार पर की है जो जून से दिसंबर 2024 तक मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर है। जून 2024 की तारीख याद रखिएगा। पवन नहीं ये आंधी है, नरेंद्र मोदी का वो बयान उसी दौर का बयान है। और उसके बाद जून 2024 से दिसंबर 2024 तक मंत्रियों ने कितनी फाइलें निपटाई, उस आधार पर चंद्रबाबू नायडू ने रैंकिंग जारी कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खास बात यह है कि उन्होंने इस रैंकिंग में खुद को 6ठे और अपने बेटे नारा लोकेश को 8वें और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को 10वें नंबर पर रखा है। और सबसे बड़ी दिक्कत, दुविधा की स्थिति कैसे खड़ी हो गई है चंद्रबाबू नायडू के लिए, इसको इस लिहाज से भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाला है अगले कुछ दिनों में। कहा यहां तक जा रहा है कि होली से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। 2 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत से आने वाले वेंकैया नायडू को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने किसी दक्षिण भारत के नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार शायद दक्षिण भारत के किसी नेता को पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। डी पुरंदेश्वरी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू, एनटी रामाराव, इन तमाम समीकरणों को देखिए किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव से अपनी पार्टी को छीनकर उस पर अपना कब्जा किया। आंध्र प्रदेश की उस जनता, आंध्र प्रदेश की जनता की भावना को समझिए। चंद्रबाबू नायडू खेला समझ गए हैं कि अगर डी पुरंदेश्वरी का नाम आ रहा है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान उनको सौंपेगी अगर भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ पवन कल्याण की छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में गढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक उनको हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी की जा रही है। और नीतीश कुमार के हश्र को देखने के बाद उनको यह भी लग रहा है कि उनके 16 सांसदों में से पता नहीं कितने सांसद लंबे समय तक उनके प्रति वफादार रह पाएंगे या नहीं। इसके लिए काउंटर अटैक करना जरूरी है, बीजेपी को दबाना बहुत जरूरी है, एनडीए गठबंधन को सबक सिखाना, या यूं कहूं कि एनडीए गठबंधन से निकलकर बाहर आना बहुत जरूरी है। और इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने भी कई मोर्चों पर अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। एक तरफ वो पवन कल्याण को छोटा साबित करने की मुहिम में जुट गए हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार में खटपट की कई तरह की खबरें आ रही हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरह से कामकाज करता है वो तमाम चीजें, अंदर की बातें निकलकर सामने आएंगी। तो दूसरी तरफ वो अपने बेटे की छवि, जिनको वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। और आज के माहौल में महाकुंभ से बेहतर भला कौन सा मौका हो सकता है।
वाराणसी से बेहतर भला कौन सी जगह हो सकती है। तो उन्होंने अपने बेटे को परिवार सहित, यानी अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने पोते को प्रयागराज भेजा। प्रयागराज के बाद वाराणसी जाने को कहा, महाकुंभ में भी स्नान कर लिया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी कर ली, और ये सब करके आंध्र प्रदेश के हिंदू मतदाताओं को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी चंद्रबाबू नायडू ने की अपने बेटे के जरिए। हम और आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ठीक उसी तरह से सेकुलरिज्म की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में माने जाते हैं। तो अब उनको लग रहा है कि सेकुलरिज्म की राजनीति से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और हिंदूवादी नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया जाए, तो बेटे को उन्होंने आगे कर दिया ताकि बेटे की छवि हिंदूवादी नेता के रूप में बने। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे तो आंध्र प्रदेश का जो अल्पसंख्यक समाज है, खासतौर से जो मुस्लिम समाज है, वो उनको ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, यानी तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन में वोट करेगा। और फिर चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथों में लड्डू होंगे, उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन राजनीति घमासान और एक दूसरे को निपटाने का खेल जो दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने जा रहा है। क्योंकि अभी तो अटैक एक तरह से चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हुआ है। पवन कल्याण क्या करने वाले हैं, पवन कल्याण क्या कर सकते हैं, पवन कल्याण को भारतीय जनता पार्टी का कमान क्या करने को कह सकता है, पवन कल्याण किस हद तक राजनीति में आगे जा सकते हैं, इन तमाम चीजों के लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।